डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालनी है। अभी तक जो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है वो रियल फॉर्म में होती थी। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम कहेंगे लेट पी जेड बी एनी पॉइंट ऑन द line joining the points AZ1 and BZ2, then ये क्या है? पी जेड जो हमारा है वो कोई भी पॉइंट है ऑन दी, किस पर? जो लाइन है ज्वाइनिंग करती है पॉइंट ए से बी पर। तो ए पॉइंट है AZ1 और बी पॉइंट है Z2। ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्ट्रेट लाइन हमें प्रूव करनी है, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स के केस में जो x है वो रियल अक्ष होती है और जो आपकी y है वो होती है इमेजिनरी अक्ष। मान लीजिए हमने कोई लाइन ले ली, यहाँ पर कोई लाइन ले ली हमने ए बी। ए कोई पॉइंट है AZ1, बी कोई पॉइंट है BZ2 इस लाइन ए बी पर। ये गिवन पॉइंट है ए और बी। इस लाइन पर हमने कोई कहीं भी PZ पॉइंट ले लिया। बुक में जो है वो हमारी फिगर केवल इतनी बनी है, लेकिन ये जो हमारी लाइन ए बी है वो रियल प्लेन में है या कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। तो वो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन का टॉपिक चल रहा है तो मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए OX एज ए रियल अक्ष ले ली इस लाइन के सापेक्ष, और OY जो है वो हमने इमेजिनरी अक्ष ले ली। अब आपके अंदर एक विचार आ रहा होगा, ये Z1, Z और Z2 की पोजीशन क्या है? देखते हैं ये Z1 कैसे बना। वो इस बिंदु से लंब गिरा दीजिए, इस बिंदु से लंब गिरा दें यहाँ, और इस बिंदु से भी लंब गिरा दें ये। तो हमारा क्या हुआ? ये Z1 कैसे बनेगा? ये है डिस्टेंस x1, ये है डिस्टेंस y1। लेकिन हमने आपको बताया था कि रियल अक्ष पर कोई डिस्टेंस जो लेते हैं वो होती है x1, और जो इमेजिनरी अक्ष के सापेक्ष पैरेलल लेंगे वो y1 जो आपको दर्शाया जा रहा है वो बिंदु तो हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए ये A बिंदु है, यहाँ बता देता हूँ, इसे हम पढ़ सकते हैं x1 y1। लेकिन अगर रियल प्लेन होता तो इस बिंदु को हम x1 y1 ही कहते। लेकिन अगर चूंकि हमारा एक रियल अक्ष है एक इमेजिनरी है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कैसा प्लेन है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के केस में जो x1 डिस्टेंस होती है, ए बिंदु करके लिखें तो x1 डिस्टेंस तो x1 ही होगी, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो y को कहेंगे कैजुअल IY1। अब ये जो हमारा a बना इसे हम पढ़ेंगे x1 कैजुअल IY1, तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं Z1। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया AZ1। इसी तरह से इस डिस्टेंस को हम x ले लें, इस डिस्टेंस को हम
बाई ले लें तो ये जो बिंदु P बन के तैयार होगा वो P बिंदु होगा x, y। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसलिए ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई को लिख सकते हैं P x कैजुअल आई वाई। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो x कैजुअल आई वाई लिखते हैं और पॉइंट फॉर्म में लिखें तो x, y। और x कैजुअल आई वाई का मान z होता है तो ये PZ बन गया। तो z की पोजीशन ये रही होगी। इसी तरह से x अक्ष पर डिस्टेंस हम ले लें x2 और y अक्ष पर ये डिस्टेंस कह दें y2। तो ये आपका बिंदु बनेगा, ये जो B बिंदु बनेगा वो बनेगा x2, y2। जो B बिंदु बनेगा वो होगा x2, y2 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। और इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखें तो bx2 कैजुअल i/2 बनेगा और x2 कैजुअल i/2 को z2 बोला जाएगा। तो ये बन गया bz2। तो जो AZ1, PZ और BZ2 थे तीन बिंदु हमारे इस लाइन पर, वो इस OX के सापेक्ष, OX और OY के सापेक्ष ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमें लगता है कि ये आप बिंदु ये तीनों इस लाइन पर समझ गए होंगे। अब इसको समझने के बाद, ये तो मैंने आपको ये बताया था कि Z1, Z और Z2 की पोजीशन कहाँ से बनी होगी। अब जो स्ट्रेट लाइन निकालनी है, हमने आपको पढ़ाया था मॉडुलस और आर्गुमेंट पढ़ाया था। तो आर्गुमेंट, अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे Z1 और Z2 दो पॉइंट हैं जिनसे लाइन AB बनती है, उसी पर PZ कोई बिंदु है। तो एक बात आपने देखी होगी, जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते थे तो बोलते थे x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। ये रियल प्लेन के लिए हुआ करता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कैसे कहेंगे आप, z माइनस z1 अपॉन, और इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए z1 माइनस z2। AB लाइन के DC डायरेक्शन DC प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्शन रेशियोज कहिए। तो Z बिंदु में से पहला बिंदु Z1 तो घटा दिया, Z माइनस Z1, और अपॉन में जो DCज लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू वो बनेगा Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1। तो हियर हमारा क्या बना, आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है Z माइनस Z1 अपॉन, और ये बन गया Z1 माइनस Z2। ये हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाइन AB बन गई। अब इस लाइन AB का आर्गुमेंट कहें कितना होगा, इस लाइन AB का हम कहें कि आर्गुमेंट क्या होगा इस लाइन AB या Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट एक एंगल होता है थीटा। अगर डॉट डॉट करके इसको यहाँ मिला दें तो ये आर्गुमेंट ऑफ दिस लाइन AB, आर्गुमेंट ऑफ द लाइन AB इज, ये आपका थीटा हुआ। अब यहीं पर हम कंडीशनल बोलेंगे अलग अलग हिसाब से। यही लाइन AB है थीटा कोण पर, ये हमारे x अक्ष के पैरेलल हो जाए तो बताइए आर्गुमेंट क्या होगा। x अक्ष की दिशा में कहें तो थीटा बराबर 0, और इसकी विपरीत दिशा में इधर को चलें तो थीटा बराबर पाई। और अगर हम ये कहें कि ये लाइन हमारी, ये तो रियल अक्ष पर हो गया, थीटा बराबर 0 रियल अक्ष पर हो गया, और थीटा बराबर पाई इस दिशा में हो गया हमारा। तो ये पूरी की पूरी रियल अक्ष बोली जाएगी, एक्स अक्ष एज ए रियल अक्ष। और अगर इमेजिनरी अक्ष के सापेक्ष बोले कि थीटा कितना होगा, तो जो यहाँ से थीटा था वो यहाँ से
पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इस लाइन को कहता हूं कि ये लाइन इस पोजीशन में है ए बी, तो इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू, ये आर्गूमेंट थीटा हो गया अगर इस पोजीशन में है। ठीक, अब हम कहें कि द लाइन, पहली कंडीशन हम कहें कि द लाइन ए बी पैरेलल टू एक्स अक्ष, और यही लाइन ए बी जो है पैरेलल टू एक्स अक्ष कह दें तो ये थीटा के मान 0 अथवा पाई लगा देंगे यहाँ, और यही लाइन ए बी पैरेलल टू इमेजिनरी अक्ष कह दें तो यही हमारा जो थीटा का मान यहाँ पाई बाई 2 लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि एलोंग एक्स अक्ष, अगर हम एलोंग एक्स अक्ष की बात कर दें, अगर ये लाइन ए बी है वो अभी न तो एक्स अक्ष पर है और न वाई अक्ष पर है, एंगल थीटा पर है, तो इस लाइन ए बी का आर्गूमेंट थीटा हो गया। और यही लाइन हमारा जो थीटा कोण है एक्स अक्ष पर ये लाइन आ जाए तो यही थीटा या तो हमारा 0 होगा अथवा पाई, और यही लाइन हमारी जो थीटा कोण है वो हमारी इमेजिनरी अक्ष पर लाइन ए बी आ जाए तो हमारा थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं एलोंग एक्स अक्ष तो आप कॉमा लगा के कहेंगे थीटा बराबर 0 और पाई। अगर मैं कह दूं कि एलोंग एक्स अक्ष, एक्स अक्ष जो है वो रियल अक्ष है और रियल अक्ष है तो इस रियल अक्ष पर हमारा थीटा बराबर 0 होगा, या विपरीत दिशा में चले जाएं तो पाई। तो एलोंग एक्स अक्ष हम कहें तो ये जो आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू है उसका जो आर्गूमेंट वैल्यू थीटा है वो 0 अथवा पाई होगी। तो यहाँ पर क्या लिख दें एक्स अक्ष के हिसाब से, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ए बी लाइन थीटा कोण पर है तो इसका तो आर्गूमेंट ऑलरेडी थीटा ही बोल दिया, और यही लाइन एक्स अक्ष पर कहते हैं तो यही थीटा हमारा 0 अथवा पाई हो जाएगा। यही लाइन ए बी हम इमेजिनरी अक्ष पर कह दें तो थीटा का मान पाई बाई 2 लग जाएगा। बुक में चाहे हो या ना हो हम दोनों की जिक्र करेंगे, फिर टेकिंग हम क्या लेते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू 0 और पाई, 0 और पाई होगा आर्गूमेंट, 0 और पाई, इसे डाल लीजिए नंबर 1। और एंड एलोंग बाई अक्ष कह दें, अगर हम कहें कि यही लाइन का आर्गूमेंट मैं निकाल रहा हूं ए बी की दिशा में, ये थीटा कोण पर तब तो थीटा है, और इसी लाइन का आर्गूमेंट एक्स अक्ष पर कहें तो थीटा का मान 0 अथवा पाई हो गया, और इसी लाइन का आर्गूमेंट हम बाई अक्ष पर कहें तो क्या होगा, एलोंग एंड एलोंग बाई अक्ष पर कहें तो थीटा बराबर, ये तो 0 था इधर को, या इधर पाई कह दो 180 अंश कोण, और ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2। तो देयरफॉर बाई अक्ष के एलोंग अगर हम कहें कि आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा, तो आप कह देंगे पाई बाई 2 होगा। ये हो गया नंबर 2। चलिए अब आप चाहे तो इक्वेशन 2 लेके चलिए पाई बाई 2 इमेजिनरी अक्ष पर, तब भी स्ट्रेट लाइन वही निकल के आएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और चाहे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 कहें तो भी हमारी वही निकल के आएगी। चलो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या टेकिंग इक्वेशन 1 भी है, चाहे कुछ भी कह लीजिए। ये बात आ गई, फिगर अभी हम नहीं हटाएंगे, हमें थोड़ा सा जिक्र और भी करना है। टेकिंग इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम इक्वेशन 1 को उठा लें तो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू 0 और पाई। ये कह रहे हैं इक्वेशन 1 में कि इसका आर्गूमेंट 0 और पाई होगा। 1 उठा लिया। अब एक बात देखिए,
अगर हमारा 0 और पाई है तो 0 और पाई कहाँ होता है, 0 होता है हमारा ये, और पीछे को चले जाएं तो ये पाई हो गया वहाँ से। तो ये जो 0 और पाई होता है वो किस अक्ष पर है, एलोंग एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष कैसी अक्ष है, रियल। और यही हम सेकंड इक्वेशन लेके चले तो किस पर हो जाएगा, वाई अक्ष पर। तो कैसी हो जाएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू जो ये लिखी है, जिस वैल्यू का हम आर्गूमेंट निकाल रहे हैं 0 अथवा पाई, वो 0 अथवा पाई हमारा एक्स अक्ष पर है। और एक्स अक्ष पर है तो ये हमारी एक्स एज ए रियल अक्ष है। और अगर रियल अक्ष है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो होली रियल होगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो होली रियल होगी ये वैल्यू। और अगर हमारा ये वाई अक्ष इक्वेशन सेकंड उठा लें तो ये वैल्यू वाई अक्ष पर होगी, और वाई अक्ष पर है तो होली इमेजिनरी होगी। तो अगर हमारा ये 0 अथवा पाई जो आर्गूमेंट की वैल्यू 0 अथवा पाई है वो एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष होती है हमारी रियल अक्ष, तो इसका मतलब therefore z minus z1 upon z1 minus z2 is therefore यह implies that अगर इसका आर्गूमेंट 0 अथवा पाई है तो x अक्ष पर होगा, और x अक्ष पर है तो ये वैल्यू हमारी होली रियल। और यहाँ π/2 लेके चलें सेकंड इक्वेशन तो ये जो इसका आर्गूमेंट जो है हमारा π/2 लेके चलें तो ये वैल्यू वाई अक्ष पर होगी, और वाई अक्ष को इमेजिनरी कहते हैं तो ये होली इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो या तो एक्स अक्ष पर है तो होली रियल कहिए, और यही वैल्यू हमारी वाई अक्ष पर है तो होली इमेजिनरी कहिए। अब बताइए इसको हम क्या कहें, 0 अथवा पाई आर्गूमेंट है तो वो आर्गूमेंट 0 अथवा पाई तो एक्स अक्ष पर होता है, और 0 कोण हमारा कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष होती है रियल अक्ष। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है हमारी इज होली रियल। ये जो वैल्यू है हमारी होली रियल होगी। अब एक बात सुन लीजिए, यहां पर कहें फॉर रियल अक्ष, अगर ये वैल्यू होली रियल है तो किस नियम का, कौन सा नियम इस पे फॉलो करेगा, और यही वैल्यू जब हमारी होली इमेजिनरी है तो हमारा कौन सा नियम फॉलो करेगा, तो कहिए फॉर रियल अक्ष। होली रियल है किस पर, रियल अक्ष पर, तो फॉर रियल अक्ष की बात करें तो z की वैल्यू होती है x कैजुअल i बाई, और z बार की वैल्यू भी होती है x कैजुअल कंजुगेट i बाई। और फॉर रियल अक्ष की बात करें तो रियल अक्ष होती है x अक्ष, और x अक्ष पर होता है y बराबर 0। फॉर रियल अक्ष कॉमा लगा के लिख दो y बराबर 0, तो देयरफॉर z बराबर x कैजुअल i बाई, यहाँ पर लिखें देयरफॉर ये z की वैल्यू अगर हम y 0 यहाँ रख दें तो x हो गई, और यहाँ y 0 रख दें तो ये z बार की वैल्यू भी x हो गई। तो रियल अक्ष के लिए और x और x को बराबर कर दें तो यहाँ से हमें मिल गई कंडीशन z बराबर z बार। अगर आप रियल अक्ष की बात करेंगे तो कंडीशन रियल अक्ष पर यहाँ लिख लीजिए z बराबर z बार। रियल अक्ष के लिए क्या होता है, z बराबर z बार। यही लिख लीजिए अगेन, या इधर लिख देते हैं यहीं पर, ये यहां से हो गया, यहीं पर लिख लीजिए अगेन फॉर इमेजिनरी अक्ष। अगेन फॉर इमेजिनरी अक्ष पर कहें तो आपका x बराबर 0 होगा। इमेजिनरी अक्ष क्या है इसमें, y अक्ष, और अगर इमेजिनरी अक्ष है y अक्ष, और y अक्ष का समीकरण होता है y अक्ष पर क्या होता है x बराबर 0। अब इसमें x 0 रख दो,
एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रख दो जेड में, तो जेड बराबर हो गया आई बाई, और यहाँ रखेंगे एक्स की वैल्यू 0, तो ये जेड बार बराबर हो गया माइनस आई बाई। इसको हम जेड माइनस जेड बार लिख लें इसको, तो ये भी हो जाएगा प्लस आई बाई, और आई बाई और आई बाई बराबर कर दें, तो देयरफॉर यहीं से मिल गया आई बाई और आई बाई बराबर बोल दें, तो आप कहेंगे जेड बराबर माइनस जेड बार, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। तो अगर इमेजिनरी की बात करें, रियल अक्ष पर क्या होता है, जेड बराबर जेड बार, y बराबर 0 रखने पर। और अगर x बराबर 0 रख दें तो इमेजिनरी अक्ष पर कंडीशन क्या आती है, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। तो सुन लीजिए, अगर हम इक्वेशन 1 लेके चले हैं तो ये वैल्यू होलली रियल है, और अगर ये वैल्यू होलली रियल है तो कंडीशन लगाएंगे z बराबर जेड बार, और यही हम इक्वेशन 2 लेके चले तो ये वैल्यू होलली इमेजिनरी होगी, और होलली इमेजिनरी होगी तो कंडीशन आप लगाना z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। तो बताइए मैं क्या लगाऊं, अगर ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू इज होलली, ये जो वैल्यू है वो इज होलली रियल है, और अगर रियल है तो रियल अक्ष के लिए हमारी कंडीशन होती है z बराबर जेड बार। तो देयरफॉर अगर ये वैल्यू होलली रियल है तो कंडीशन लगा दो z बराबर जेड बार। लेकिन अपना यहाँ पर z है क्या, ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम z कह दें तो ये z की जगह रख दो यहाँ पर, तो इसी वैल्यू पर यहाँ बार लग जाएगा, तो z बराबर जेड बार, जहाँ हमारा z है क्या, z है z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2। ये हमारी z वैल्यू है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे हमने अपने z कह लिया। तो अगर ये z वैल्यू है और होलली रियल है तो z बराबर जेड बार लिखना है मुझे, तो z की जगह तो लिख लेंगे ये, और बराबर और इसी वैल्यू पर बार लगा देंगे z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2। तो ये हो गई z, तो ये हो गई z बार फॉर रियल अक्ष पर z बराबर जेड बार। अब इसको खोल दीजिए, हो गया, बस यही कंप्लीट, इतना करना था मुझे। z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू होल बार है तो सब पे बार लगा दीजिए, z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z1 बार और माइनस Z2 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, आगे की कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसका, तो ये बन गया z माइनस Z1, तो ये है ही, और इसमें मल्टीपल होगा किसका, Z1 बार माइनस Z2 बार, और इज इक्वल टू, ये हमारा z बार माइनस का Z1 बार तो यहाँ ऑलरेडी है ही, और इसका वहाँ मल्टीपल हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का। अब देखना हम क्या करना चाहते हैं, जैसे आप लिखते थे एक लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसमें x और y वेरिएबल होते थे, क्या होते थे, वेरिएबल्स, x और y वेरिएबल होते थे, जबकि a b c क्या होते थे, कांस्टेंट्स, क्या होते थे, कांस्टेंट्स। उसी प्रकार से A एंड B जो पॉइंट हैं Z1 Z2 वो टेक गिवन पॉइंट हैं, और जबकि जो Z हमने उस पर लिया था लाइन AB पर, तो Z हमारा वेरिएबल है, और अगर Z वेरिएबल है तो Z बार वेरिएबल होगा। तो आपका Z और Z बार तो वेरिएबल है, Z एज ए x और Z बार एज ए y, और Z बार के अलावा जो भी Z1 Z2 या Z1 बार Z2 बार में लिखे हैं वो लाइक एज A B C हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, पहले तो मल्टीपल कर लें, कैसे, ये हो गया हमारा
Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z, और माइनस Z1 बार और माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z1, ये आ गया। इसी तरह से इधर भी कर लीजिए, ये क्या बना, Z1 माइनस Z2 और इंटू Z बार, और प्लस ये बन गया Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार तो होगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। अब Z और Z बार के पद ढूंढिए, कहाँ है Z, ये हो गया Z का पद, इधर ही रहेगा। तो Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z, ये कंप्लीट हो गया। वेरिएबल Z होता है और Z बार, तो Z का पद तो ये हो गया। अब ये हमारा क्या है, वेरिएबल है नहीं, इसमें न तो Z है न Z बार है, इसमें न Z है न Z बार है, हटाइए, ये और है वेरिएबल, तो इसको इधर ले आइए, तो ये माइनस का हो गया Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 इंटू Z बार, और इज इक्वल टू, देखिए वेरिएबल Z है हमारा और Z बार है, तो मैंने Z का पद लिख लिया वेरिएबल के पदों में, जैसे ये X, और इतना जो लिखा है वो इंटू वाई, और जो उधर ले जा रहे हैं इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे, उससे मिलेगा C। तो जो लाइन होती थी AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 रियल फॉर्म में, उसी जैसी लाइन वो X और Y में होती थी रियल वैल्यू में, और ये है Z और Z बार में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इज इक्वल टू कितना हुआ, ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो गया Z1 बार, पॉजिटिव हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z1, ये पॉजिटिव हो गया इधर, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है ही, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार। इसको जरा और अभी कैलकुलेट करें, तो ये हो गया हमारा कितना, हटा दीजिए उसको, वो तो हम ये कंपेयर करा रहे थे कि ये रियल फॉर्म में है स्ट्रेट लाइन, और इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकाल रहे हैं। बढ़िया टॉपिक है, अभी इक्वेशन ऑफ सर्किल हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये यहाँ तक हो गया। अब लिख लीजिए Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z, और माइनस Z1 माइनस Z2 और इंटू Z बार इज इक्वल टू, गुणा करें तो Z1 बार गुणा Z1, Z1 बार इंटू Z1, Z1 बार इंटू Z1 माइनस Z2 बार इंटू Z1, और माइनस Z1 इंटू, ये क्या था यहाँ, Z1 बार, Z1 बार माइनस का हो गया Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार नेगेटिव, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया Z2 इंटू Z1 बार, माइनस का Z1 इंटू Z1 बार, और माइनस माइनस प्लस हो गया Z2 इंटू Z1 बार। इसमें देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, Z1 बार इंटू Z1 और Z1 बार इंटू Z1 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z माइनस Z1 माइनस Z2 इंटू Z बार, और इज इक्वल टू Z2 बार, वो सॉरी Z2 गुणा Z1 बार और माइनस Z2 बार इंटू Z1, ठीक है। Z2 इंटू, मिला लीजिए किताब में अपना, Z2 इंटू Z1 बार और माइनस का है Z2 बार इंटू Z1, इसे इधर ले आइए। क्यों, हमें ऐसे लिखना है AX, X ये हो गया, प्लस B
इस नेगेटिव सहित इसको b में ले लो तो ax, नेगेटिव b में ले लो तो हो गया प्लस b बाई, और इसे इधर ले आओ तो प्लस c। इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं या लिख दो देयरफॉर, या बाद में लिख देंगे, ये लिख लीजिए z1 बार माइनस z2 बार इंटू z माइनस z1 माइनस z2 इंटू z बार, और इसको इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस लगा के लिख लीजिए, पॉजिटिव हो गया ये वाला, z2 बार इंटू z1 पॉजिटिव हो गया इधर, और ये नेगेटिव हो जाएगा z2 इंटू z1 बार, और इज इक्वल टू ये हो गया 0। तो दिस इज ए, माइनस सहित ले लें तो दिस इज बी, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये हो गया सी। ये कांस्टेंट क्यों है? न इसमें जेड है, और दीज आर नोन एज वेरिएबल्स, ये वेरिएबल हैं। डबल लाइन वाले वेरिएबल, सिंगल लाइन वाले हमारे कैसे हैं? कांस्टेंट। ए बी सी, ए बी सी, और ये है एज ए एक्स और ये है एज ए वाई रियल के हिसाब से। तो z एंड z बार आर वेरिएबल वैल्यूज, और z1 z2 या z1 बार z2 बार ये हमारे गिवन पॉइंट हैं, तो इनको हम वेरिएबल नहीं कह सकते। तो ये जो हमारा निकल के आया है मिला लेना, तो लिखे दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। थोड़ा ज़्यादा समझा दिया, टाइम लग गया। अब अगला लिखिए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, लेकिन ये वो सर्किल नहीं है रियल प्लेन वाला, ये सर्किल भी कॉम्प्लेक्स प्लेन वाला है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन वो प्लेन होता है, या गॉसियन प्लेन कहिए या आर्गेंट प्लेन कहिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहिए, यह वह प्लेन होता है जिसमें एक्स अक्ष होती है रियल अक्ष और वाई होती है इमेजिनरी, और जिसमें एक्स और वाई दोनों अक्ष रियल होते हैं तो उसे हम रियल प्लेन कहते थे, या एक्स वाई प्लेन। और ये चूंकि कॉम्प्लेक्स होता है उसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन, जबकि इसको कहते हैं जेड प्लेन एज ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालना है। इसके पास बाद 4 या 5 परिभाषाएं हैं, और उसके बाद हमारा चैप्टर हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन खत्म। और कॉम्प्लेक्स प्लेन के बाद फिर शुरू होगा एनालिटिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑन आर्गूमेंट मैंने बहुत बढ़िया tariके से समझा दी है। ये आपका फिगर पूरा नहीं बना था, जो मैंने पूरा बना दिया है। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है। इसमें लिखें लेट CZ0, सर्किल का सेंटर है C कहिए, और सेंटर पॉइंट कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को बोला जा रहा है Z0। लेट CZ0 बी द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड मीन्स ये उस सर्किल का सेंटर है जिस सर्किल का हम इक्वेशन रिक्वायर्ड मीन्स ज्ञात करने वाले हैं। सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल, let CZ0 be the center of the required circle and point PZ, ये सेंटर पॉइंट है, जबकि PZ है वो सर्किल की सरकमफरेंस,
सर्किल की परिधि पर कहीं भी हो सकता है, परिधि बिंदु है वो, और जबकि ये सेंटर पॉइंट है, सी जेड जीरो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल और पी जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। पी जेड एंड एनी एंड पॉइंट पी जेड ऑन द सर्किल, सर्किल पर है, पी जेड है वो ऑन दी सर्किल और जो सेंटर है वो इन दी सर्किल, ऑन दी सर्किल। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सर्किल वी हैव then by definition of circle we have, सर्किल की डेफिनेशन क्या है? लेंथ CP क्या है? C हमारा सेंटर है Z0 और P हमारा परिधि पर कोई बिंदु है PZ, तो ये हो गई CP, और इस CP को हमने रेडियस ऑफ दी सर्किल कह लिया और इस रेडियस को रो मान लिया है। रियल प्लेन है तब R लिख देते थे, चूंकि ये स्पेशल है, कॉम्प्लेक्स प्लेन एज ए स्पेशल प्लेन है, इसलिए रेडियस R न कह के रो कह दिया। सेंस सेम है। लेंथ CP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। ये जो लेंथ CP है वो सर्किल की रेडियस के बराबर होनी चाहिए, ये सर्किल की परिभाषा है। लेंथ CP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। तो लेंथ CP क्या है? CP लेंथ निकालें तो कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? ये Z बिंदु है, ये Z0 है, तो Z में से Z0 घटा दो और इसका ले लो मॉडुलस, तो ये CP लेंथ कहलाएगी। क्या हो गई? मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z0। Z माइनस Z0 का मॉडुलस ही CP कहलाता है, वो इज इक्वल टू रो के हो गया रेडियस ऑफ सर्किल के। ऑन इसका दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम वर्क कर दें तो Z माइनस Z0 के मॉडुलस का वर्क कर दिया जाए तो ये रो वर्ग हो गया। आप ये नहीं पूछेंगे कि ये स्क्वायर क्यों किया, ओहो अभी नहीं बताएंगे, आने दो तभी बताते हैं। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ, अब देखिए चूंकि वर्ग इसलिए किया क्योंकि मॉडुलस ऑफ Z का वर्ग लिख सकते हैं Z इंटू Z बार। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी मॉडुलस के ऊपर, क्योंकि Z इंटू Z बार का मान मॉडुलस ऑफ Z का वर्ग होता है, तो जब तक यहाँ वर्ग नहीं लगाएंगे तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमने इसको जानबूझ के स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का। अब चूंकि स्क्वायर कर दिया है, इस वैल्यू को आप Z कहिए, माना ये वैल्यू Z है तो इसे क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो Z की जगह हमारा Z माइनस Z0 है, इससे लिंक करा दो। मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Z इंटू Z बार, तो यहाँ Z की जगह क्या है? Z माइनस Z0 हो गया, ये वाला Z की जगह तो हो गया Z माइनस Z0 और ये बन गया Z माइनस Z0 का बार और इज इक्वल टू रो स्क्वायर, इज इक्वल टू रो स्क्वायर। ये कैसे आया? इस कंडीशन से। अब इसका जो होल बार है वो अलग अलग बार के बराबर होता है। कंप्लीट हो गया इसका प्रूफ, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन समझने वाली चीज थी। तो ये हो गया Z माइनस Z0 तो है ही, तो इसे बोलेंगे Z बार और माइनस Z0 बार और इज इक्वल टू रो स्क्वायर। इसको मल्टीपल कर लीजिए, इम्प्लाई दैट ये हो गया Z बार इंटू Z, ये हो गया हमारा क्या? Z बार इंटू Z। ये पहला पद बन गया Z बार इंटू Z और इस Z का इसमें कर दें तो क्या होगा? माइनस का Z0 बार, Z बार इंटू Z और माइनस का Z0 बार इंटू Z।
इसका मल्टीपल इस पूरे में हो गया। अब इसका करते हैं माइनस Z0 इंटू जेड बार, Z0 इंटू जेड बार, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये बन गया Z0 इंटू Z0 बार, ये बन गया Z0 इंटू Z0 बार। यहाँ तक आ गए, और इज इक्वल टू रो स्क्वायर ऊपर लिखते हैं। यहां पर Z क्या है? वेरिएबल, और Z0 क्या है? ये वेरिएबल नहीं है। क्यों? Z0 सेंटर है तो ये हमारा वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल वो बिंदु होता है जो सरकमफेरेंस पर होता है। तो Z इज वेरिएबल और Z0 इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। यहां से हमें क्या मिला? यहां से मिला Z बार इंटू जेड, या Z इंटू जेड बार, Z इंटू जेड बार क्या है यहाँ? Z इंटू जेड बार, और माइनस कुछ छोड़ गए यहाँ, देखिए क्या था? यही तो था Z माइनस Z0, Z माइनस Z0, और दूसरे में Z बार माइनस Z0 बार, ये था बराबर रो स्क्वायर। इसे कंप्लीट करें तो ये देखिए हमारा क्या बन गया? Z बार इंटू जेड, ओके, Z बार इंटू जेड माइनस के Z0 बार इंटू जेड, Z0 बार था, ये गलत था यहाँ पर, Z0 बार इंटू जेड था, और माइनस Z0 इंटू जेड बार, Z0 इंटू जेड बार, Z0 इंटू जेड बार, और माइनस माइनस प्लस हो गया Z0 इंटू Z0 बार। ओके, अब ठीक है। तो ये आपका पहला टर्म हो गया Z बार इंटू जेड, या Z इंटू जेड बार, और माइनस Z0 बार, Z0 बार इंटू जेड, माइनस Z0 बार इंटू जेड, और फिर क्या बन गया हमारा? Z0, और माइनस का Z0 है ये, और इंटू जेड बार, ये हो गया माइनस का Z0 इंटू जेड बार। और यहाँ पर सुन लीजिए, फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको मैंने लिख लिया, फिर प्लस लगाइए और इसको लिख लीजिए Z0 के मॉडुलस का वर्ग। नहीं बताऊंगा ये कैसे हुआ, आप बताएं इस बात को। जब Z इंटू जेड बार का मान मॉडुलस ऑफ Z का वर्ग होता है तो Z रिप्लेस बाई Z0 कर दे, तो Z0 इंटू Z0 का बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z0 का वर्ग, और रो वर्ग इधर ले आइए तो माइनस का रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा यहां से क्या बना? ये तो हमारा Z भी वेरिएबल है और Z बार भी वेरिएबल है, Z भी वेरिएबल है और Z बार भी वेरिएबल है, Z बार। और यहां से ले लीजिए, इसमें क्या मान लीजिए, Z कहां पर है? Z माइनस के Z0 को भी लेट कर लीजिए, यहां पर लेट माइनस के Z0 को हम B मान लें, माइनस के Z0 को कहां पर मानेंगे आप? B। माइनस Z0 को आपने B मान लिया तो माइनस के Z0 बार को क्या मानेंगे आप? B बार। अब चलिए यहां पर अब इसको रख देते हैं, देयरफॉर Z इंटू जेड बार तो ऑलरेडी ये है ही, ठीक। अब हमारा इसे पहले लिख लीजिए Z इंटू जेड बार, और माइनस Z0 को अगर हम B कहते हैं तो ये हो गया B इंटू जेड बार, ये बन गया B इंटू माइनस Z0 को हमने B मान लिया तो ये हो गया B इंटू जेड बार,
और माइनस जेड जीरो बार का बन गया बी बार, तो ये हो गया प्लस के बी बार इंटू जेड, यहाँ तक आ गए, जेड इंटू जेड बार और प्लस के बी इंटू जेड बार और प्लस के बी बार इंटू जेड, ये 3 टर्म हो गए, और प्लस और इसको हमने कह दिया प्लस सी और बराबर 0। अब नहीं पूछोगे, अरे माइनस जेड जीरो को बी मान लिया, माइनस के जेड जीरो बार का मान बी बार हो गया, और यहीं पर कह दो एंड, और जेड जीरो के मॉडुलस का वर्ग माइनस रो वर्ग को, चूंकि ये पूरी की पूरी कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए मैंने इसको सी मान लिया। तो देखिए इसकी जगह पर मैंने सी लिख लिया, इस माइनस की जगह पर मैंने बी लिख लिया, और इस माइनस के वैल्यू की जगह बार था इसलिए बी बार हो गया। तो दिस इज, या नीचे लिख सकते हैं, हो गया कंप्लीट, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कुछ नहीं मैंने किया, जो कैलकुलेशन आई वही थी। माइनस जेड जीरो को बी कह दें तो माइनस जेड जीरो पे बार लग गया यहाँ पर, तो वो बी बार हो गया, और ये चूंकि पूरा का पूरा कांस्टेंट है इसलिए इसको सी कह दिया। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है इसको याद रखना, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कल आपकी एक टॉपिक और है, इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल को करते हुए एक थोड़ा सा ये प्रूव करना है, 4 लाइन का है। उसके बाद ये लास्ट पेज की डेफिनेशन कल जब हम पढ़ाएं तो वो और ज़्यादा समझ में आएंगी। आज इस चैप्टर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है उस चैप्टर की इस लास्ट पेज को एक बार पढ़ लेना, फिर जब मैं बोलूँगा कल पूरा समझ में आएगा, और इसके बाद शुरू हो जाएगा आपका एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा लगता है।